वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट, जिसमें मैंने क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात की है, फीचर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग के बारे में एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड और भी बाकी 3 क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फीचर्स इंपॉर्टेंस की बात की है और उसका वर्क क्या होता है कि वो एक एज अ वॉच डॉग कैसे बैंकिंग सिस्टम पे वर्क करता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात की है। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग की। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग ये होती है कि जो हमारा जब हम किसी चीज़ को फाइनेंस पे लेते हैं या लोन लेते हैं, तो हमारी जब क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति, सबकी एक क्रेडिट रेटिंग होती है, जिसके पास मोस्ट ऑफ द मतलब क्रेडिट कार्ड होता है, उसको उसकी मतलब वो ज़्यादा बोरो करता है, उधार लेता है, तो उनकी ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है कि वो उसको लोन को या फाइनेंस पे जो भी इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पे पे कर रहे हैं या नहीं। तो यही क्रेडिट रेटिंग होती है किसी भी फाइनेंशियल प्रोसेस में। इसको क्रेडिट रेटिंग को देखा जाता है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? एन असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए बोरोवर इन जनरल टर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर डेप्ट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सेम वही है, ये क्रेडिट वर्दीनेस वो होती है कि तो हम उसको टाइम पे पे कर रहे हैं नहीं, या फिर हमने जो पास्ट में कभी लोन लिया है तो उसको हमने टाइम पे दिया है या नहीं, या फिर उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दिया है, क्योंकि जब हम उसको टाइम पे नहीं देते तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस होती है। इट इज़ द एफर्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट डिफॉल्ट रिस्क। और इससे क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग से जो हम रिस्क जो होता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क, उसको हम कम कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये एक तरह का क्रेडिट रेटिंग, कि अगर हमारी कंपनी में अगर किसी बैंक में कोई इंसान लोन लेने के लिए जाता है तो पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है, उसके बाद उसको लोन दिया जाता है कि वो उसको टाइम पे करेगा या नहीं। इससे हम जो डिफ़ॉल्ट रिस्क होते हैं उससे हम बच जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ हायर द क्रेडिट रेटिंग लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एक मेन फीचर ये होता है कि जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है जिस इंसान की, उसको जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। तो ये इसकी एक क्वालिटी है। एंड द मेथड्स जो होते हैं, रेटिंग मेथड, वाइल असेसिंग द इंस्ट्रूमेंट द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स दैट आर एनालाइजिंग द इनटू डिटेल बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज हैं, जो किन मेथड का यूज़ करके उसको चलाती हैं। तो जो मेथड है, फर्स्ट है बिजनेस रिस्क एनालिसिस। रेटिंग मेथड के अंदर ये है कि बिजनेस रिस्क एनालिसिस, कि हम इस क्रेडिट रेटिंग में एक मेथड है ये रेटिंग मेथड, उसके थ्रू हम बिज़नेस के जो जितने भी रिस्क होते हैं, लाइक इंडस्ट्री रिस्क, मार्केट पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड लीगल पोजीशन ऑफ द कंपनी, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको उससे बचा सकते हैं। सेकंड है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर company through ratio analyze and study of the existing capital structure that includes analyze of 4 important factors, namely accounting potentials, earning potential, cash flow and financial flexibility। तो इसके थ्रू हम फाइनेंशियल का भी एनालाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल अपने मैनेजमेंट को। इसके अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग पोटेंशियल, अपनी जो हमें अर्निंग हो रही है उसके पोटेंशियल को, हम कि प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो हमारा कैश फ्लो है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमें किस इंसान को कितना लोन देना है या फिर कितने उस पर चार्जेस लगाने हैं अगर वो उसको पे नहीं कर रहा है। थर्ड इज़ मैनेजमेंट इवैल्यूएशन। एनी कंपनीज परफॉर्म इज
significantly affected by the management goals, plans, and strategies company to overcome comfort, unfavorable conditions, staff's own experience in skill planning and control systems. तो ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। और एक जियोग्राफिकल एनालिसिस, ये जियोग्राफिकल एनालिसिस पे भी डिपेंड करता है। जियोग्राफिकल एनालिसिस लाइक जो the location advantages enjoyed by the issuer company. An issuer company having the business spread over large geographical analysis enjoy the benefits of diversification and hence get better credit risk to credit rating. कि अगर हमारी जो कंपनी है अच्छे लोकेशन में है जहाँ पे अच्छे खासे लोग रहते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो वहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो अच्छी चलेगी, उसका फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसमें, और जो कैश फ्लो है वो उसका भी सही प्रोसेस रहेगा। तो ये हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जो ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चल रहा है कि हर जो मतलब एक ही कंपनी नहीं है जो लोन प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारी कंपनीज़ होती हैं जिसमें मतलब वहाँ ऐसी लोकेशन पे कंपनी को खोलना चाहिए जहाँ पे कंपटीशन हो, तो वहाँ पे जो हमें इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा मिल सकते हैं। And sixth point is fundamental analysis. Fundamental analysis includes an analysis of liquidity management, profitability, and financial position, interest and tax rates, sensitivity of the company. Our next question is, what are the various functions performed by RBI as a watchdog of the Indian financial system? Further discuss the role of RBI as a monetary authority. First we discuss RBI का क्या रोल है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश बाय legislation in 1934 through RBI Act 1934। कि जो RBI है पहले 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद जो इसका फंक्शन स्टार्ट हुआ है अप्रैल 1 को 1935 में, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है, नेशनलाइजेशन मिल गई है, तो 1949 के बाद ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। RBI जो है, RBI एज ए सुपरवाइज़र ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का सुपरवाइज़र एज अ वर्क करता है। इसमें दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, प्रोडक्ट्स deposit interest and provide cost efficiency effective banking service to the public. RBI regulator and supervisor of banking system in India under the provision of the Banking Regulation Act 1949। तो ये जो हमारे डिपॉजिटर इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन करता है, उनका जो क्या उनको बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके ऊपर पूरी नज़र रखता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट वाज established in 1988 as a non-statutory body for regulating the securities market. It's become an autonomous body on 12th April 1992। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन, द इन्वेस्टर शुड बी protected not only against frauds and cheating but also against the losses arising acts of unfair trade practices. Such practices may include deliberate his statement in the after provide documents to the investor for marketing national decision or deliberate misstatements of purchase and sale pricing by the brokers etc। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन क्या करता है कि वो फ्रॉड से बचाने के लिए ही नहीं है उसके, बल्कि जो उनको लॉसेस हो रहे हैं किसके थ्रू, जो भी अनफेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट में उसके थ्रू, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। और इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस मतलब जो इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है उसको बनाए रखने की कोशिश करता है। इन्वेस्टर को एजुकेशन जो मतलब उनको पता होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में, वो पूरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं RBI एज अ मॉनिटरी अथॉरिटी कि RBI के पास जो एक पावर जो होती है वो होती है RBI एज अ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट।
जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई, इसकी एक मॉनेटरी अथॉरिटी है। कैश रिज़र्व रेशो की परसेंटेज यही मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करता है। कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है? जो हर बैंक अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने बैंक में रखता है कि जब कभी उसको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर सके। द थर्ड इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको भी कंट्रोल रखता है। क्वांटिटी टूल्स होते हैं उसके बाद मनी को कंट्रोल करने के। एंड रेगुलेशन सुपरवाइजर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। And the next question is fourth, what do you mean by financial accounting? How financial accounting is different from management accounting, and also discuss the different use of account information. So we can see financial accounting, users of accounting, and the difference between management and financial accounting, objects and principle, accounting principle, reporting, legal compulsion and performance measurement. Users of account informations: internal users, management, owners, employees, and external user, investors, lenders, suppliers, government agencies, general publics. तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।